जीवन में हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से सीखते हैं और ये चीज़ें केमिस्ट्री के ऊपर भी वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे अपने जीवन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अपनी जो पूरी सीरीज होने वाली है उसके अंदर भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें प्रॉब्लम बेस्ड हो, ना कि तुम्हें चैप्टर के हिसाब से रिवाइज कराई जाए बातों को। कह रहे कंपाउंड एक्स है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, ठीक है। फिर इसने सेमी कार्बाजोन फॉर्म करा। इससे क्या प्रूव होता है? एविडेंस क्या है? ये क्या प्रूव कर रहे हैं? सेमी कार्बाजोन का मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये C9H10 जब कभी लिखा हो तो ये मान के चलो कि ये बेंजीन की न्यूक्लियस है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर गैप कम है तो वो बेंजीन की वजह से है। गिब्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, इससे क्या प्रूव होता भाई? इससे क्या प्रूव होता? इससे क्या प्रूव कर रहे हैं? इससे ये प्रूव कर रहे हैं कि इट्स नॉट एल्डिहाइड, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा। अच्छा, अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, इससे क्या प्रूव होता? इससे क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स नॉट ए मिथाइल कीटोन। इट्स नॉट ए मिथाइल कीटोन। ऑन रिडक्शन इट गिव्स एन प्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, तो ये एन प्रोपाइल बेंजीन से क्या प्रूव होता भाई? ये सारी चीजें एविडेंस के ऊपर है, एविडेंस एक्ट आती है। तो ये एविडेंस एक्ट है भाई। इससे क्या प्रूव हुआ? अगर उसने एन प्रोपाइल बेंजीन दे ही दी तो हुआ क्या भाई? इससे ये मालूम हुआ था कि कार्बन लीनियर है, यानी कि लीनियर कार्बन है और 3 लीनियर चेन है और उसके अंदर 3 कार्बन है। अगर ब्रांचिंग होती तो ये आइसो आ सकता था। कह रहे आप एक्स के स्ट्रक्चर डिड्यूस करें, तो हमें ऐसे ही करना है। अपनी साइड से कोई बात सोचनी नहीं, हमें अपनी साइड से अपनी व्यूज को सुपर इम्पोज नहीं करना। वी नीड टू अवॉइड द सुपर इम्पोजिशन ऑफ आवर ओन परसेप्शन। वी नीड टू प्ले एज पर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने इतनी सारी बातें कही, वो खुद चिल्ला के कह रहा है कि देखो मेरे कहने का ये मतलब है, डोंट गो फॉर द मिस इंटरप्रिटेशन। तो तुम्हें क्या करना है? इन सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करी, क्लब कर दिया। कोई सेंस बनती हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनती हो तो एडिट कर लिया। इतना ही काम करना है। तो कैसे करा भाई? कैसे करा ये देखते हैं। उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का गैप काफ़ी कम था। अच्छा, तो एक बेंजीन रिंग बना ली और बेंजीन में तो 6 होते हैं और हमें 9 चाहिए। अब ये कार्बन तो हो गए 9, वो कार्बोनिल ग्रुप भी है। अच्छा, यहाँ पे डाला होता, अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन लगाई कि अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दी होती तो ये एल्डिहाइड बन जाना था और इसने रिस्पॉन्ड करना था टॉलरेंस टेस्ट को। टॉलरेंस टेस्ट को इसने रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसे इस वाली साइड पे डाल के देखते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे इस वाली साइड पे डाल के देखे क्या? ऐसा करके कुछ देखे क्या? ऐसा करके कुछ देखे क्या? यहाँ पे आंसर है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो इस वाली पार्ट ने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन वो तो कह रहा है आयोडोफॉर्म के साथ नेगेटिव रिएक्शन है। क्या करे भाई? क्या करेगा? आंसर ये है, क्या करेगा? आंसर ये है कि क्या और कोई पोजीशन नहीं जहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा सकते? आंसर है ना, इस वाली साइड पे लगा के देखते हैं। तो हमने क्या करा? इस वाली पार्ट को यहां पे डाल दी। अब ये एल्डिहाइड नहीं है। अगर ये एल्डिहाइड नहीं तो इसने टॉलरेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना। अगर बीच पे नहीं है, अब वो कीटोन है, लेकिन वो कीटोन नहीं जो मिथाइल कीटोन हो। इसके ना तो इस वाली साइड पे मिथाइल ग्रुप है, ना ही इस वाली साइड पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना। एक बार और भी देख लेते हैं क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है। और इसने पहले ही कहा था 3 कार्बन है, वो तो हम लोगों ने यूज कर ही लिया। कार्बोनिल ग्रुप है, क्या एविडेंस है? सेमी कार्बाजोन बना रहे। अच्छा, तो अब क्या बन जाता है भाई? हमारे पास रास्ते बचे क्या? हमारे पास रास्ते ही बचे कि ये इसका आंसर है, ये उस कंपाउंड का आंसर है। तो ये अपना पहला पार्ट है, ये इस कंपाउंड का आंसर है। जो चीज़ें एक्स के बारे में कह रहा था वो एक्स ये है।
तो जब तुमने इसे चेंज करा, जब तुमने इसे रिड्यूस करा, तो इसने क्या जनरेट करना है? इसने जनरेट करना है इस तरह के कंपाउंड, इसने जनरेट करना है इस तरह के कंपाउंड। इस वाली केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी आती है, लोगों को ये पता नहीं होता इसका नाम क्या लिखेंगे। भाई इसका नाम ऐसे लिखना है कि नंबरिंग तो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 फिनाइल, ये 1 फिनाइल, और फिर क्या लिखा? प्रोपेन। ये इसके आईपीएससी नेम है। कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं? इथाइल फिनाइल कीटोन, ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन नेम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मगर आईपीएससी नेम के अंदर ये लिखना है। तो पहली सवाल हम लोगों ने इस बात के ऊपर फाइंड आउट कर ली कि उसने क्या दे रखा था और क्या मिसिंग थी। इस वाली केस में इन्होंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसकी पहली कंडीशन है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर ये अनसिमेट्रिकल तो जरूर है। तो पहली पॉइंट है कि भाई C5H11। अब यहाँ देखो, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में काफ़ी गैप है, तो इसका ये मतलब है कि वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, साइक्लिक तो नहीं होना। कम से कम बेंजीन रिंग तो ऐसे भी नहीं होने थे, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए कम से कम 6 कार्बन चाहिए, कम से कम 6। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई एक कंपाउंड है, वो कौन सी कंपाउंड है ये मालूम नहीं। यहाँ पे C5H11NO कंपाउंड कौन सी है मालूम नहीं, लेकिन अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो इसने क्या क्या जनरेट करा? एसिड जनरेट करा और अमोनिया जनरेट कर दी। ओके, अगर इसने एसिड और अमोनिया जनरेट करी तो विदाउट एनी इफ एंड बट, ये भाई साहब अमाइड है, अमाइड। ये कैसे प्रूव हुआ? ये इसकी बातों से प्रूव हुआ। ये अमाइड है जो अपॉन हाइड्रोलिसिस दिस इज गोइंग टू जनरेट एसिड एज वेल एज अमोनिया। सो इफ द एसिड एंड अमोनिया इज द बाई प्रोडक्ट, द मेन प्रोडक्ट इज, इफ एसिड एंड अमोनिया इज द प्रोडक्ट, द मेन कंपाउंड इज गोइंग टू बी अमाइड। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई वो अमाइड था। अभी तो अपने को ये भी फाइंड आउट करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, और इसके पास कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिव अमाइड बनाने के तरीके खोजने होंगे। आगे देखते, आगे इसने क्या बातें करी। ये कहता है ए इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन KOH। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के इसने रिएजेंट ले रखे हैं। तो अगर तुमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करी, मान लो हमने रैंडमली एक कंपाउंड लिया जिसमें 5 कार्बन है और NH2 है, इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करी, तो इसने क्या करा? 4 कार्बन के अमाइन क्रिएट कर दिए। ठीक है, अभी पता नहीं कि ये अमाइन इस तरीके का है या ब्रांचिंग में है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऐसा हो। अभी दोनों पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है, अभी दोनों पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन है। कह रहे अगर हमने इसे HNO2 के साथ रिएक्ट करा, तो तुमने नोटिस करा होगा बचपन में कि अमाइंस के ऊपर अगर हमने HONO की रिएक्शन कराई तो वो अल्कोहल बनाते हैं। ये कब होता है? जब एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं। अगर एरोमेटिक अमाइंस की बात करी तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? Aliphatic amines, they generate alcohol, whereas aromatic amines, if it's a aromatic amine, it is going to generate benzene diazonium salt with HONO। तो ये देखते हैं इसने लिखा क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करी क्या? इसने यहाँ पे लिखा कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है। और ऐसे भी ये 4 कार्बन के अंदर बेंजीन कहाँ से आ गई? वो तो आ नहीं सकती। अल्कोहल तो इन दोनों से बन सकते हैं, अल्कोहल तो इन दोनों से ही बन सकते हैं। अगर हमने ए को यूज करा तो ए भी अल्कोहल ही बना रहा, और अगर हमने बी को, लेट इट बी बी, अगर हमने बी को यूज करा तो इसने भी अल्कोहल ही बनाना है। तो अब तक तो कंक्लूसिव लाइनें नहीं आई, अब तक कैसे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आई कि कह सकते हो कि ए सही आंसर है, ए सही ऑप्शन है और बी गलत आंसर है। अब भी दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो क्या करें? अगली लाइन देखते हैं। एल्कोहल गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और यहाँ पे कहानी पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। यहाँ पे एविडेंस है, हेंस इट इज प्रूव।
ये इस्टेब्लिश करता है कि उसके पास अगर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, तो इससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है बियॉन्ड एनी डाउट्स. This can be established beyond any doubt that option 1 is going to be incorrect, and this is going to be correct option because it's a second degree amine. It's a second degree alcohol or methyl alcohol, methyl isoalcohol that gives iodoform test. आयोडोफॉर्म टेस्ट में मिथाइल कीटोन भी है और मिथाइल अल्कोहल भी है. तो आखिरी लाइन पे आके इसने ये क्लियर कर दिया कि ये बात ऐसी नहीं हो सकती. ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ कि ए है क्या. वापस आते हैं, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है. हमें ये मालूम है कि भाई यहाँ पे ना ये जो अमाइंस है वो कौन सा अमाइन था, ये अमाइन था. इस वाली कार्बन से पहले. इसे लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि क्या करा तुमने कि इसमें जो अमाइड बनाई तब क्या लिखा था, ऐसा लिखा सी, ये इस वाली साइड को समझ लो कि ये पार्ट है C डबल बॉन्ड ONH2 और इस वाली कार्बन के ऊपर एक ब्रांचिंग लगा दे. ठीक है, अब ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? आंसर है इस वाली कार्बन को बड़े ध्यान से देखो. इस वाली साइड पे अमाइड है, इस वाली साइड पे इथाइल है, इस वाली साइड पे मिथाइल है और ये बचा हुआ हिस्सा हाइड्रोजन का है. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है. तो क्या करें अब इनका देखते. अब ये कह रहे हैं सारे रिएक्शन लिखकर दिखाओ. ठीक है जी, देखो तो सारे रिएक्शन लिखकर कैसे दिखाया. ये भाई ये अपना एक पार्ट है जहां पे एक कार्बन है, ये CONH2 है. अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो इसने क्या जनरेट करा, ये एसिड और अमोनिया जनरेट कर दिए तुमने. नेक्स्ट टाइम क्या कह रही है, ए स्ट्रेटेड विथ KOH. अगर तुमने इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराई, KOH के साथ Br2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराई, तो इसने क्या जनरेट करना है, तो इसने जनरेट करना है अमाइन. अमाइन बोले तो ये पार्ट गायब कर दो. और जब तुमने इस वाली पार्ट के साथ HONO के साथ रिएक्ट कराई तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई. ये नाइट्रोजन बाहर आ गए, तो ये बन गई नाइट्रोजन प्लस वाटर. और बचा क्या अपने पास, बचा क्या फिर, बचा ये 3 कार्बन एक सीध में और एक OH ऐसे. फिर क्या कहा उसने, फिर उसने कहा कि ये आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं. अगर इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करा तो क्या जनरेट करा होगा इसने. अगर इसने आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करा तो 3 कार्बन, ये जो पार्ट है ये पार्ट तो बाहर आ गई. क्या बन के, वो पार्ट आ गई बाहर, क्या बनकर भाई, ये आ गई आयोडोफॉर्म बनकर CHI3 और ये पार्ट जनरेट हो जाना. ये पूरी रिएक्शन ऐसे है. तो यहाँ पे हमें हर एक लाइन को डिकोड करना है, हर एक लाइन को डिकोड करनी है, तब जाकर चीजें समझ आती है. अब इसमें एक जो बढ़िया सी बात है ना, अगर तुमने रट्टा मारी तो तुम ये चीजें कर ही नहीं सकते. कंफर्टेबल छोड़ दो, रो के भी नहीं कर सकते. तो सबसे बढ़िया सी चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर है या नहीं. ये टेस्ट करने का, लिटमस टेस्ट करने का तरीका ऐसे प्रॉब्लम होते हैं. ये कभी IITs में भी आ जाते हैं, कभी मेडिकल्स में भी आ जाते हैं, कई बार किसी और एग्जाम के अंदर भी आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं. और ये बच्चे के लिटमस टेस्ट, बच्चे की ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग चेक करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका है. एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे, पूरी ऑर्गेनिक चेक कर डाली. इस वाले केस में इन्होंने क्या करा, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो पहला पार्ट है, जो मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट है, वो भी यूज कर लिया और बाकी चीजें भी इन्होंने यूज कर ली. क्या करा, कहते हैं कि कार्बन है कितने परसेंट भाई, ए और बी दोनों पार्ट है. अपने पास 2 चीजें हैं, ए भी है और बी भी है. कह रहे ए के पास कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है. कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है. कह रहे इनकी परसेंटेज तो सेम है. सेम है तो क्या है भाई 40%, तो इसके भी हो गए 40%. हाइड्रोजन कितनी है, 6.6%, तो ये भी हो जाना 6.6%. लेकिन अब यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, ऑक्सीजन को भी कनेक्ट करा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज है नहीं. तो अगर तुमने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली तो 53.4% आ गई.
तो वो यहाँ पे भी होनी है 53.4%। लेकिन इससे प्रूव क्या हुआ? इससे अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। इसे सॉल्व करके देखना होगा कि भाई यहाँ पे इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले आते कितने हैं। ये 14/12 करा तो कितनी आ गई? 3.3 लगा लो। ये 6.6/1 करी तो कितना आ गया? 6.6। ये 53.4 करा, इसे किससे डिवाइड करा? 16 से, तो कितने आ गई? ये फिर से वापस 3.3 लगा लो। अगर तुमने इन सबको 3.3 से वापस डिवाइड करा, अगर तुमने इन सबको वापस 3.3 से डिवाइड करा तो ये आ गई 1। 6.6 को डिवाइड करा 3.3 से आ गई 2 और वापस आ गई 1, यानी कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहां तक तो कंक्लूड कर लिया। अब आगे बढ़ते कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए इज 15। अगर वेपर डेंसिटी ए की 15 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितनी हो गई? वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 30 होनी चाहिए। एक बार इसे काउंट करके देखते हैं। अगर मान लो हमने एज्यूम करा HCHO, तो इसकी वेट कितनी हो गई? 2 हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16। तो ये हो गए 30, बड़े आराम से 30 हो गए। यानी ए तो फॉर्मल्डिहाइड है शायद। अभी देखते आगे, ये सच हो सकता है, झूठ भी हो सकता हो। लेकिन जब इसने कहा कि बी की वैल्यू कितनी है 30, यानी मॉलिक्यूलर वेट हो गए इसकी 60। अब क्या करें भाई? बहुत मुश्किल काम है क्या? अगर ये 15 से 30 है तो हमने इस वाली पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। C2H4O2 कैसे कंपाउंड हो सकते हैं? ये कंपाउंड हो सकते हैं CH3COOH। एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी एस्टर की भी है। अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज की बात कर ले तो एक पॉसिबिलिटी तो एस्टर के साथ भी बन जाती है, इस तरीके से भी एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ रहते हैं, अभी दोनों पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करा, 1 और 2। तो चीजें यहां तक क्लियर है। अभी तक जो उसने कहा उसके ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो बातें उसने कही उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी अपनी तरफ से एक्सपीरियंस यूज नहीं करा, अभी डाटा को प्रोसेस नहीं करा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ डाटा एनालाइज कर रहे हैं। अगली बार ये कह रहे हैं कि भाई साहब ए रिड्यूसेस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, तो अगर ए ने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिड्यूस करा तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलेंस रीजेंट की बात कर रहे हैं। अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को सामान्य भाषा में बात करें तो टॉलेंस रीजेंट है। अगर ए ने टॉलेंस रीजेंट को रिस्पॉन्ड करा, इट मींस ए क्या है? एल्डिहाइड है। आगे देख, कहता बी गिव्स द रेड कलर विद द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। और बी के बारे में बता रहे हैं कि बी ने किसके साथ रिएक्ट करा? बी रिएक्ट्स विद FeCl3। अच्छा, FeCl3 इज द टेस्ट फॉर एल्कोहल, फिनॉल एज वेल एज एसिड। ये फिनॉल के साथ भी टेस्ट है और एसिड के साथ भी टेस्ट है। याद है कुछ? यही याद करना है तुम्हें, यही चीज़ों, इन्हीं बातों को, इन्हीं माइनर डिफरेंसेस को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। इस वाली केस के अंदर बफ कलर आते हैं, इस वाली केस के अंदर रेड कलर आते हैं। तो ये फिनॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कलर डिफरेंट है और वो जो कलर है वो एसिड होने की संभावना को इंडिकेट कर रहा। तो इससे एक बात और भी समझ आ गई कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि उसने कह दिया कि वो एसिड है ना कि एस्टर। एस्टर तो है ही नहीं। तो चीजें भी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तो यहां तक हमें यह समझ आ गया कि ए एल्डिहाइड है और बी एसिड है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं आप उनके नाम बताओ। इसमें क्या बताना बच गया? सारी चीजें तो बता रखी है इसने। तो ये नाम क्या भाई? अगर तुमने इसको अगर तुमने टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसे रिएक्ट कराया तो रिएक्ट करके इसने बनाया क्या होगा? इसने रिएक्ट करके जनरेट क्या करा होगा? इसने रिएक्ट करके जनरेट करा HCOO नेगेटिव। और इसने क्या जनरेट करा? इसने जनरेट करा Fe। उस वाले कंपाउंड की H बाहर निकाल दो, इस वाले कंपाउंड की HCl के साथ बाहर निकाल दो, तो बचे क्या? एसीटेट बच गए, HCH3COO3। ये है वो रेड कलर। पहला पार्ट ए क्या था? फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल।
और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या भाई, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, इथेनोइक एसिड। अब क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने किसके टेस्ट कर लिए, इसने एल्डिहाइड कीटोन के डिफरेंस को देख लिया, इसने एस्टर और एसिड के बीच का डिफरेंस तुम्हें बता दिया, इसने तुम्हें एसिड और फिनॉल की तुम्हारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये भी बता दिया, इसके साथ तुम्हें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आते हैं नहीं आते हैं इसने ये भी क्रॉस वेरीफाई कर ली। तो इतनी सारी चीज़ें एक बार में टेस्ट हो जाती है और ये इस तरह के मेथडोलॉजी का फ़ायदा है, बेनिफिट है। इस वाली कंपाउंड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बड़े सारे सब टॉपिक बना रखे। ध्यान रखना, ऐसे सब टॉपिक जितने ज़्यादा हो उतनी आसानी से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे उतनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, शायद बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहे हैं क्लोरो कंपाउंड है, ए क्लोरो कंपाउंड, ए। ध्यान रखना यहाँ पे ए क्लोरो कंपाउंड का मतलब है वो पहले ही बता रहे एक क्लोरीन है, ठीक है। तो एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक क्लोरीन है, ये पहली बार में मालूम होता है। कहता है डीकलराइजेस द ब्रोमीन इन CCl4, इससे मालूम होता है इसके पास अनसैचुरेशन है। एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन, इससे भी मालूम होता है कि अनसैचुरेशन है। लेकिन अनसैचुरेशन तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या माने, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों ही है, एक जगह डबल बॉन्ड एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा हो सकता है। कह रहे गिब्स से प्रेसिपिटेट विद द अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। और तीसरी लाइन पे आके ये इस बात को क्लियर करते हैं कि भाई साहब डबल बॉन्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। और इससे एक बात और भी एस्टेब्लिश हो जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड इज टर्मिनल, ट्रिपल बॉन्ड इज टर्मिनल। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी जो पहले दो ऑप्शंस में थी वो रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पे मालूम होता है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, और डोंट गेट कंफ्यूज, दिस वन इज द टर्मिनल, क्योंकि अगर वो नॉन टर्मिनल है तो रिएक्शन होनी ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप ये देखो कि इसकी जो ए है इसकी 1.49 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 448 एट STP, और यहाँ से ही उसने सारी बात बता दी तुम्हें। अगर 448 ml में 1.49 ग्राम है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कितनी चाहिए, 22400 ml। तो 22400 ml के लिए अगर तुमने इसे कैलकुलेट करा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.49 बाई 448 मल्टीप्लाइड बाई 22400, तो ये अप्रॉक्स 75 आ जाना है। अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला क्या हो सकता। उसमें एक क्लोरीन है तो तुमने क्या करा, 35 तो ऐसे ही सब्सट्रैक्ट कर दे, उसमें तुमने 35 ऐसे ही सब्सट्रैक्ट कर दे, तो अब बचा गया 40। अगर 40 है तो कितने कार्बन हो सकते हैं, तो 40 को तुमने 12 से डिवाइड करा तो 3 आ गए, जो होल नंबर है उतने ही कार्बन होंगे, तो इसमें कार्बन होंगे 3, और उन 3 में से इसमें कार्बन होने 3, और आखिरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और जिस साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है उसके अपोजिट वाली साइड पे क्लोरीन लगा दी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए देख लो, 1 2 और 1 3। तो ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। चीज़ें इतनी आसान हैं। अगर तुम्हें इन जगहों पे कहीं कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चीज़ों को रट के तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम्हें शायद कुछ भी समझ ना आए कि कहाँ से कौन सी चीज़ें कंक्लूड करें। ये सब कुछ एविडेंस बेस्ड है, जैसे जासूसों के साथ होता तो वैसे ही एक डाटा है। अब उस डाटा के साथ तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर अवेलेबल है। ये तुम्हारी सब्जेक्टिविटी है कि तुम उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करते, उससे तुम कंक्लूजन तक पहुँचते या कन्फ्यूज हो जाते, है ना। और ये काम 1 दिन 2 दिन से हो नहीं सकता। इस काम के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगातार काम करना होगा। अगर हम मेरे कंफर्ट लेवल है तो उसके पीछे मेरा 100 साल का एक्सपीरियंस है, 100 साल के एक्सपीरियंस।